नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय बैंक के कार्य। ध्यान रखिए, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में केंद्रीय बैंक कार्य कर रहा है। प्रत्येक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है जो बेहतर तरीके से मौद्रिक एवं बैंकिंग क्रियाओं का निपटारा करता है। केंद्रीय बैंक की सबसे पहले स्थापना देखिए सन 1656 में स्वीडन के रिस्क बैंक से केंद्रीय बैंक की शुरुआत मानी जाती है। सन 1656 से स्वीडन के रिस्क बैंक से। इसके बाद में 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई, जो आज एक आदर्श केंद्रीय बैंक की शुरुआत मानी जाती है। हॉलैंड में 1814 में, ऑस्ट्रिया में 1817 में, फ्रांस में 1800 में, जर्मनी में 1875 में, और दानिकी भारत में 1927 में हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रादुर्भाव हुआ, जो हमारा केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा। देखिए, 1930 में एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, जिसे हम तीसा की मंदी के नाम से जानते हैं पूरी दुनिया में। ध्यान रखें, 1930 से पहले जब आप आगे पढ़ोगे तब मैं बताऊंगा, क्लासिकल थ्योरीज एक तरह से वो फ्री इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट चल रहा था, और कुछ हद तक वो सही भी था। ध्यान रखें, सबसे अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई है एडम स्मिथ के बाद से। पढ़ेवादी मर्केंटलिस्ट वगैरह जो थे, क्लासिकल न्यू क्लासिकल। 1930 में विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी आई थी, उस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में क्लासिकल के सारे सिद्धांत फेल हो गए। अर्थात लोग बेरोजगार हो गए, अति उत्पादन हो गया, डिमांड खत्म हो गई। ध्यान रखिए, अर्थव्यवस्था तरह से खत्म हो गई। तो उस स्थिति में सबसे ज्यादा एक ऐसी संस्था की जरूरत पड़ी जो कि वापस नए सिरे से एक हस्तक्षेप करके एक बैंकिंग सेक्टर को, ये अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से आगे मंदी से उभारे। और उसके लिए ध्यान रखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। इसके बाद में 1930 के बाद में इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। मुख्य रूप से हम देखें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या जो केंद्रीय बैंक है, प्रत्येक देश की हम कॉमन बात कर रहे हैं फिलहाल, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ध्यान रखिए, नोट निर्गमन का कार्य सुचारू रूप से करना। ध्यान रखिए, नोट छापने वाली कोई एक संस्था तो चाहिए। केवल एक ऐसी संस्था हो देश में कि जो 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 मुद्रा जो है, पत्र मुद्रा जो चल रही है आजकल विश्व में, ज्यादातर देशों में पत्र मुद्रा ही चल रही है, उसको एक लीगलाइज रूप से एक छाप सके। मान लीजिए एक अधिकार बना रहे इसमें उसका, और एक समानता भी रहे। इसलिए नोट निर्गमन का जो कार्य उसको सुचारू रूप से करने के लिए ध्यान रखिए, इसकी आवश्यकता पड़ी साख नियंत्रण। बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, साख नियंत्रण। साख नियंत्रण हम अलग से पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, ये जो चैप्टर आपका केंद्रीय बैंक के कार्य, नोट कर लीजिए। ध्यान रखिए, इसमें से दो सवाल आपके बनते हैं, बड़े सवाल। छोटे सवाल बीच में से आ जाएंगे। एक तो बनेगा आपको केंद्रीय बैंक के कार्य, ठीक है, केंद्रीय बैंक के कार्य, जिसमें अपने जो कार्य पढ़ेंगे आगे, इन कार्यों को आपको लिखना है। और दूसरा है साख नियंत्रण। ध्यान रखिए, साख नियंत्रण जो है, क्रेडिट कंट्रोल, साख नियंत्रण के ऊपर अलग से भी पूरा बड़ा सवाल आता है। तो आपके इस चैप्टर में केंद्रीय बैंक के जो कार्य है, उसमें दो सवाल बनेंगे, केंद्रीय बैंक के कार्य और दूसरा है साख नियंत्रण। यानी केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की नीतियों को समझाइए, साख नियंत्रण कैसे करता है, ठीक है, साख नियंत्रण क्या है, हम पढ़ेंगे डिटेल से। ये इसके ऊपर अलग से भी हम इसका जो वर्णन नेक्स्ट अगले व्याख्यान में करेंगे, पूरा डिटेल से। साख नियंत्रण किसे कहते हैं, साख नियंत्रण क्या क्या रीतियां हैं, क्या क्या नीतियां अपनाई जाती है, ध्यान रखिए, जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो अपनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमने खैर तो देखिए, इसलिए साख नियंत्रण का, साख का नियंत्रण लगाने के लिए, अर्थात देश में उपलब्ध आवश्यकता के अनुरूप साख की मात्रा में कम या वृद्धि करना साख नियंत्रण कहलाता है। तो साख नियंत्रण, इसके लिए भी बैंकिंग व्यवस्था का विकास एवं नियंत्रण। बैंकिंग जो सिस्टम है, केंद्रीय बैंक का, हम आगे पढ़ेंगे इसके कार्य। आरबीआई की, ये सरकार का बैंक और बैंकों का बैंक है।
आगे जनता का बैंक भी तो चाहिए, जनता के बैंक की तो स्थापना करना है, जनता के बैंकों पर नियंत्रण भी तो लगाना है। तो इसके लिए था कि बैंकिंग सिस्टम का एक विकास, उस पर नियंत्रण करने के लिए एक एक ऐसी संस्था केंद्रीय बैंक के रूप में जो इसकी आवश्यकता पड़ी। सरकार की मौद्रिक नीति का संचालन है कि सरकार की जो मौद्रिक नीति है, हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, दो नीतियां होती है, एक मौद्रिक नीति, एक राजकोषीय नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति ना कि इसका संचालन केंद्रीय बैंक करता है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, हम आगे मॉनेटरी पॉलिसी जब पढ़ेंगे इसमें है, उसमें पढ़ेंगे मौद्रिक नीति। तो इसलिए जाना कि मौद्रिक नीति जो है उसके संचालन के लिए, उसकी सफलता के लिए जाना कि केंद्रीय ऐसी संस्था, बैंकिंग सिस्टम केंद्रीय बैंक के रूप में जो आरबीआई है, उसकी आवश्यकता पड़ी। अपने यहाँ पर ये प्रत्येक देश में जाना की आवश्यकता है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय वित्त समस्याओं का समाधान, अंतर्राष्ट्रीय वित्त की समस्या, हम आयात निर्यात करते हैं, सरकार को पैसे की जरूरत पड़ गई, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट जो होंगे, इस तरह से बात जो इंटरनेशनल लेवल पर जो वित्त की समस्याएं आती है देखिए, उन सभी के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी केंद्रीय बैंक की, इसलिए केंद्रीय बैंक की आवश्यकता पड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम आते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य। बहुत ईजी है हमने कि बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है केंद्रीय बैंक के कार्य। बिल्कुल शॉर्ट रूप से, बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही सरल रूप में आपके स्तर के हिसाब से मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। केंद्रीय बैंक के कार्य के मैं आपको बता दिया, दो सवाल इसमें आएंगे, बन सकते हैं, केंद्रीय बैंक के कार्य और शाख नियंत्रण का। शाख नियंत्रण का हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे इसका अध्ययन। ठीक, और यहाँ इसका पढ़ रहे हैं कार्य। ठीक है, पहला अब आते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य में। पहला है नोट निर्गमन का एकाधिकार। ठीक है, यानी कि नोट छापने का एक अधिकार। हम जानते हैं ना कि 1 रुपये का जो हमारा नोट आता है वो भारत सरकार छापती है, बाकी दो के जो आगे 2 से बड़े नोट जो हमारे हैं 2000 तक के सारे कौन छापता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। न्यूनतम कोष प्रणाली एक है उसमें, तो उसमें 115 करोड़ रुपए के सोने वगैरह और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां रखकर आवश्यकता के अनुरूप जान रखी जितने भी नोट छाप सकता है आरबीआई। इसलिए नोट निगम का एकाधिकार, कि नोट को छापने का, देखिए इसमें जो करेंसी है, जो मुद्रा है, जो चलन, जो पत्र मुद्रा हमारे अधिकांश देशों में चलन में है, हम आरबीआई या भारतीय केंद्रीय बैंक आरबीआई के संदर्भ में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो इसलिए नोटों को छापने के लिए या उनके एकाधिकार के लिए नोट निगम का एकाधिकार, यानी कि एकाधिकार बना रहे, उनकी समानता बनी रही नोटों में। ठीक है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, इसलिए एक ऐसी संस्था जो नोट जो मुद्रा है वो छापे, सिर्फ एक ही, जिससे कि नोटों में समरूपता बनी रहे। तो इसलिए आरबीआई जो हमारा है, केंद्रीय बैंक जो हमारा है, यानी कि उसको नोट निगमन का एकाधिकार है। ये मुख्य कार्य, पहला कार्य नोट निगमन का एकाधिकार है, उसका एकाधिकार है, मोनोपोली है, वो नोट छापता है, आवश्यकता है। दूसरा है सरकार का बैंकर, एजेंट एवं परामर्शदाता, यानी कि क्रम से ऐसे कैसे कार्य है, ये इनका ऐसे भी उनको अध्ययन करना है। दूसरा है सरकार का बैंकर, ध्यान रखिए 3 पॉइंट है इसमें, सरकार का बैंकर, एजेंट एवं परामर्शदाता। किसका, सरकार का, ये सरकार का बैंकर है, यानी कि सरकार का एजेंट है, यानी कि सरकार का परामर्शदाता है। 3 कार्य, सरकार का बैंकर यानी कि सरकार का बैंक। बैंक किसे कहते हैं, यानी कि मैं आपसे पूछिए एक लाइन में कि बैंक किसे कहते हैं। बैंक वह है जहां हम जो चलन में जो मुद्रा हमारी, उस मुद्रा को हम जमा कर सकते हैं बचत के रूप में। ठीक है, और वहां से हम ऋण ले सकते हैं, पैसा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी मुख्य कार्य क्या है, जमा करना और ऋण देना, इस तरह से। तो ये सरकार का बैंकर, जानकी लिखा सरकार का बैंकर है, जानकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा है, केंद्रीय बैंक जो हमारा है, जानकी वो आम जनता का बैंक नहीं है, ये सरकार का बैंक है और ये बैंकों का बैंक है। अब आगे अध्ययन करेंगे बैंकों के बैंककारी। तो ध्यान रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा है, केंद्रीय बैंक जो हमारा है, ये सरकार का और बैंकों का बैंक है। अब हम पढ़ेंगे कौन से व्यापारिक बैंक है, कौन से केंद्रीय बैंक है, क्या है। खैर, तो सरकार का बैंकर यानी कि सरकार के बैंक के रूप में सरकार के पैसों को जमा करता है और सरकार को समय पर ऋण भी देता है, लोन भी देता है। ये सरकार का बैंक के रूप में कार्य करता है। सरकार का एजेंट, एजेंट का काम क्या होता है, यानी कि एजेंट, हम कहते हैं ये इसका एजेंट है। ठीक है, यानी कि सरकार के ध्यान रखिए पैसों को जमा करने का कार्य करता है, टैक्स संबंधी जो पैसे हैं उनको जमा करता है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान जो होते हैं गवर्नमेंट के,
उनको ये जमा के रूप में कार्य जमा करता है। ठीक है, और किसी तरह से और भी इनकम टैक्स जो होता है गवर्नमेंट का जो है उसका भी जमा करने का काम करता है, चालान का काम करता है। तो एक तरह से सरकार का एजेंट के रूप में कार्य करता है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा। और सरकार का परामर्शदाता भी है, सरकार को समय समय पर यानी कि वित्तीय परामर्श देने कार्य करता है। ठीक है, इसे इसलिए इसको हम सरकार का बैंकर, एजेंट एवं परामर्शदाता के रूप में इसको हम बोलते हैं। तीसरा है बैंकों के बैंक का कार्य। बैंकों के बैंक का कार्य, मैंने कहा बैंक का कार्य क्या होता है, जमा स्वीकार करना, ऋण देना। तो ये बैंकों का बैंक है। कौन से बैंकों का, यानी कि जनता के बैंकों का, यानी कि व्यापारिक बैंक। यानी कि व्यापारिक बैंक वो बैंक होते हैं जो हम जिसमें जनता पैसे जमा कराती है, उनसे जनता पैसा उधार लेती है। और ये उन व्यापारिक बैंकों का बैंक है, यानी कि ये उन व्यापारिक बैंक जो हमारे हैं जिसमें हम पैसा जमा कराते हैं, ये उनका बैंक है। ये बैंकों को ऋण भी देता है, बैंकों के अतिरिक्त कोषों को जमा भी करता है, और यानी कि वो गाइडलाइन जारी करता है। उनके हिसाब से बैंकों को पालन करना पड़ता है, मानना पड़ता है। हम कहते हैं कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ध्यान रखिए, तो आरबीआई के नियम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंकिंग जो सिस्टम है ध्यान रखिए, सारा बैंकिंग सिस्टम इसके अंदर में आता है। ठीक है, तो ये बैंकों का बैंकिंग भी कार्य करता है, ध्यान रखिए। अंतिम ऋणदाता का कार्य। अंतिम ऋणदाता किसका, यानी कि सरकार को, बैंकों का, अपना नहीं है। मैंने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आम जनता का बैंक नहीं है, ये बैंकों का बैंक है। हमारा जो बैंक है व्यापारिक बैंक, ये उनका बैंक है, उनकी इसकी, लेकिन जो इनकी जो पॉलिसियां हैं, ये जो पॉलिसी बनाता है वो बैंकों को माननी पड़ती है, और बैंक हमारे लिए कार्य करता है। खैर, तो इसलिए अंतिम ऋणदाता कार्य, यानी कि सरकार और बैंकों के अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। यानी कि कोई बैंक, यानी कि जब कोई बैंक के पास पैसों की कमी होती है तो ये उनकी पूर्ति करता है। या यूं कहेंगे सिंपल भाषा में कि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं, अतिरिक्त कोषों को जमा करा सकते हैं। कोई समस्या आ जाती है तो ये आरबीआई के पास आते हैं, आने की तरह से बड़ी बैंक जो हमारे हैं, और उनको इनके सारे नियमों को पालन करना पड़ता है। खैर, राष्ट्र के स्वर्ण, यानी कि राष्ट्र के स्वर्ण, सोना एवं विनिमय कोषों का संरक्षण, यानी कि राष्ट्र के स्वर्ण एवं विनिमय जो कोष हैं राष्ट्र के, ठीक है, उन सभी कोषों का ये संरक्षक है, सुरक्षा प्रदान करता है, अपने पास जमा करता है। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास जो गवर्नमेंट का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, स्वर्ण भंडार है, विनिमय कोष हैं, विदेशी मुद्राएं हैं, यानी कि तमाम तरह की जो वित्तीय चीजें हैं सरकार की, ये राष्ट्र की, क्योंकि सरकार या देश की, राष्ट्र की, ये इन सभी का संरक्षक है, संरक्षक का कार्य करता है, करता है। ठीक है, नेक्स्ट है निकासी गृह का कार्य। निकासी गृह, इसको समाशोधन गृह भी कहते हैं, ध्यान रखिए। निकासी गृह का कार्य यानी कि आरबीआई बहुत अच्छी तरीके से करता है। समाशोधन गृह क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके ऊपर अलग से पूछा जा सकता है। यानी कि इसके ऊपर, इस पर आपसे अलग से भी सवाल पूछा जा सकता है, शॉर्ट में आपसे पूछे कि समाशोधन गृह क्या है, निकासी गृह का कार्य क्या होता है। ध्यान रखिए ये क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से द्वारा बताता हूँ। निकासी गृह के अंतर्गत ये मैंने कहा कि आरबीआई जो है सभी बैंकों का बैंक होता है, और ज़्यादा इस निकासी गृह के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक, जैसे जिले के अंतर्गत, जिले में एक प्रतिनिधि बैंक होता है जो आरबीआई का प्रतिनिधि बैंक, जैसे एसबीआई का, ठीक है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत जिले का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है एक, ठीक है, उसमें ऊपर एक, आप कभी जाओ किसी बैंक के हेड ऑफिस में, ठीक है, तो ऊपर एक लिखा होता है समाशोधन गृह या निकासी गृह, ध्यान रखें। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उसमें सभी बैंकों के अकाउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा एसबीआई बैंक में अकाउंट है, आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दे बता रहा हूँ आपको। मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसबीआई में अकाउंट है, और मेरे पास पीएनबी का कहीं से चेक आता है, चाहे मेरा रिफंड का आ जाए, या और कोई, मान लो कोई मेरे को पेमेंट कर रहा है, ठीक है, कुछ का भी, और मुझे एक पीएनबी का चेक मिला, मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये का, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या है, पीएनबी का चेक का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर जिस आदमी ने पेमेंट किया है, उसने पीएनबी में पैसे जमा करा दिए, उसने पीएनबी बैंक में पैसे जमा करा दिए 10,000 रुपये, और मेरा नाम से चेक काट दिया, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, यानी कि मैं ये नहीं कि मैं पीएनबी में अकाउंट खुलवाऊंगा, यानी कि मैं पंजाब नेशनल बैंक में खाता नहीं खुलवाऊंगा, मेरा खाता तो ऑलरेडी एसबीआई में अकाउंट में है, तो मैं क्या करूँगा, उस चेक को मेरे एसबीआई अकाउंट में लगा दूंगा, लगा दिया मैंने,
एसबीआई वाले क्या करेंगे, उस चेक को समाशोधन गृह में ले जाएंगे डेली, ध्यान रखिए, और वहाँ ले जाके कहेंगे साहब, वहाँ जाके कहेंगे कि ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति, यानी कि वो बैंक का अकाउंट होता है, कि ये 10,000 रुपये का चेक है जिसका पेमेंट एसबीआई वाला, यानी कि मुझे कौन करेगा, एसबीआई वाला, लेकिन एसबीआई किससे लेगा, पीएनबी से, वो अपना ले लेगा, मेरा काम नहीं है। मैंने तो मेरे एसबीआई अकाउंट में पैसे मैंने चेक जमा करा दिया, और जमा कराने के सेकंड या थर्ड डे, जो आजकल तो मल्टी चेक होते हैं, सेकंड डे थर्ड डे मेरे खाते में पैसा आ गए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, अंतिम रूप से पेमेंट कौन कर रहा है, ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति ने मुझे चेक दिया है उसने पीएनबी में पैसा जमा करा रखा है, और वहां से पैसा कट के, ध्यान रखिए, उस पीएनबी से पैसा कट के एसबीआई में आ जाता है, यानी कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई पीएनबी में अकाउंट नहीं खुलवाया, तो मेरा, ध्यान रखिए, मैंने एसबी पीएनबी का चेक उस एसबीआई अकाउंट में लगा दूंगा और मेरे खाते में तुरंत पैसा आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, जो समाशोधन गृह है उसके अंतर्गत वो बताते हैं वहां पर कि भाई आज पीएनबी का पेमेंट हमने किया है, ठीक है, तो वहां पीएनबी खाते में कर लेंगे -10,000 रुपये, और इस खाते में +10,000 रुपये। यानी कि नेक्स्ट डे कोई ऐसा हो सकता है कि मैंने या किसी और व्यक्ति ने जो एसबीआई का चेक दिया वो पीएनबी में जमा हो रहा है, तो नेक्स्ट डे क्या होगा कि भाई ये 20,000 का चेक आया, ये एसबीआई का, और पीएनबी में जिसको पेमेंट कर रहा है उसका पीएनबी का अकाउंट है, तो क्या होगा, पैसा एसबीआई से पीएनबी में जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने चेक दिया उसने तो पैसा एसबीआई में जमा करा दिया है, तो वहां लिखेंगे एसबीआई में -20,000 रुपये, इधर प्लस 20,000 रुपये, यानी कि यहाँ से पैसा कट के कटना चाहिए और वहां जाना चाहिए, ठीक है, वहां पहुंच गया। लेकिन जब चूंकि पेमेंट एसबीआई ने व्यक्ति को कर दिया है और एसबीआई उसको दे देगा पैसे, यानी कि इस तरीके से कोई भी व्यक्ति, चाहे 50 मान लीजिए किसी बैंक का चेक आ जाए, ठीक है, चाहे मेरा एक अकाउंट है एसबीआई में, और जाने कि मुझे 5 अलग अलग बैंकों से चेक प्राप्त हो रहे हैं, जाने कि सभी का पेमेंट मेरे अकाउंट में, एसबीआई अकाउंट में जमा हो जाएगा, चाहे चेक किसी बैंक का हो। अब उसमें क्या है, यानी कि समाशोधन गृह के अंतर्गत वो एसबीआई जो है लीडिंग बैंक है जो आरबीआई का, यानी कि वो एसबीआई अपने आप अकाउंट खोल रखा है सब बैंकों का, वो अपना आप ही मेरे खाते में, जैसे मान लीजिए मेरा खाता एसबीआई में है और मुझे 5 अलग अलग बैंकों के जमा हो रहे हैं, तो वहाँ कह देगा भाई हमने इस व्यक्ति को पेमेंट कर दिया है एसबीआई की तरफ से 5 बैंकों का, इंडियन बैंकों का, इतने पैसों का, तो वहाँ उनसे कहो लाओ भाई पैसे लाओ, यानी कि नगद लेन देन नहीं होता है, यानी कि नगद लेन देन नहीं होता है, अगले नेक्स्ट डे उनके चेक आते रहते हैं, उसमें प्लस माइनस होता रहता है, तो इस तरह से एक साथ अकाउंट बन के लास्ट में पैसा मतलब प्लस माइनस करके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कुल मिला के ध्यान रखिए, इस निकासी गृह के अंतर्गत क्या है कि बिना वित्तीय लेन देन किए, बिना ग्राहकों को परेशानी हुई, अपने आप आरबीआई जो है इसका जो लीडिंग बैंक है, यानी कि आरबीआई के अंदर बात है, यानी कि जो इसका लीडिंग बैंक जो है वो आसानी से आपके जो वित्तीय कोष है या निकासी गृह के अंतर्गत आपके इनका आसानी समाधान कर देता है। ये ऐसे ही निकासी गृह कार्य करता है। आंकड़ों एवं सूचनाओं का प्रकाशन, आंकड़ों एवं सूचनाओं का प्रकाशन, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बुलेटिन जारी करता है, आंकड़े जारी करते हैं, देश की मौद्रिक नीति के आंकड़े जारी करते हैं, वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी करता है, तो ये आंकड़ों एवं सूचनाओं का प्रकाशन करता है, यानी कि ये कार्य आरबीआई का है, ये केंद्रीय बैंक का कार्य होता है, आंकड़ों एवं सूचनाओं का प्रकाशन करना, देश के आंकड़े सूचनाओं का, ठीक है। तो लास्ट का है साख नियंत्रण का कार्य, क्रेडिट कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको, शुरू में कहा था मैंने आपको, यानी कि इसमें से 2 सवाल बनते हैं आपके बड़े, नंबर 1 केंद्रीय बैंक आरबीआई के कार्य, और नंबर 2 साख नियंत्रण, साख की मात्रा पर नियंत्रण लगाना, देश की आवश्यकताओं के अनुरूप किस प्रकार साख की मात्रा में कम या वृद्धि करना, साख नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट व्याख्यान में हम साख नियंत्रण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, साख नियंत्रण केंद्रीय बैंक कैसे करता है, कैसे नीति, कौन कौन सी इसके पैरामीटर्स हैं, कैसे कैसे इसकी नीतियाँ हैं, कौन कौन सी है, किस तरह से करता है। थैंक यू।